Hello students, good morning to all. In today's video, we are going to start our next topic under the chapter addition of a partner, that is revaluation account या treatment of revaluation of assets and liabilities. जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिटेल में इसका ट्रीटमेंट बताया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा कि इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ऊपर रहेगी एज कम्पेयर टू द लास्ट चैप्टर। लेकिन एक बार फिर मैं आपको डिटेल में ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किए और उनके लिए मैं एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में दोबारा बता देता हूं। नेचर क्या है इसकी? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ध्यान दीजिए, जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा इट मींस पुराना एग्रीमेंट पार्टनरशिप का खत्म होगा और नया एग्रीमेंट बनेगा। हर एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूएशन दोबारा लगाई जाती है। वो आपको गिवन होगी कि इस एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू इतनी चेंज हुई है, तो उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इस अकाउंट के थ्रू हमने पास आउट करनी है, जर्नल एंट्रीज हो या फिर अकाउंट के थ्रू हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी वो। और लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज को रिवाइज भी कर सकते हैं या फिर सेम भी रख सकते हैं। इस चैप्टर में आपको कुछ भी गिवन नहीं होगा तो आपने रिवाइज के लिए जाना है। इट मींस अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा तो आपको खोलना पड़ेगा, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन नहीं होंगे। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि नॉमिनल नेचर है, अगर आपकी असेट और लायबिलिटी की वैल्यू घटती है, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लॉस है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो आपका लॉस है। लेकिन इन ऑन कंट्रेरी अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो भी प्रॉफिट है। तो इसका एक बार स्पेसिमेन बना रहा हूं मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ asset, increase in value of liability, same credit side by increase in liability, by increase in value of asset by डिक्रीज इन लायबिलिटी। देखिए, असेट डिक्रीज हुई है, आपका लॉस है डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, लॉस है डेबिट साइड। ऑन कंट्रेरी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये भी लॉस है डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड असेट आई है बाय अनरिकॉर्डेड असेट, क्रेडिट साइड। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो भी इनका टोटल आएगा, अगर क्रेडिट साइड आपकी डेबिट साइड से बड़ी है इट मींस प्रॉफिट का बैलेंस है, तो वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? पार्टनर्स में। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो यहां पे आप जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी एंड सी। अगर डेबिट साइड बड़ी है इट मींस लॉसेस है, तो आप बाय लॉसेस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी एंड सी। यहां पे इसकी जर्नल एंट्रीज भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। ये था स्पेसिमेन रिवैल्यूएशन अकाउंट का। जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी? जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी? अगर यहां पे मैं देखिए, मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है कि जितने भी लॉस होंगे, जैसे इस साइड पे आपकी वैल्यू एसेट की डिक्रीज हो रही है तो जो भी एसेट है आप उसका नेम लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? उनसे डेबिट होगा। इन चीजों से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं यहां पे कंबाइंड एंट्री लिख रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अगर वैल्यू
एसेट की डिक्रीज हो रही है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भी सेम एंट्री रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। नरेशन लिखोगे आप कि इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज में अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये था जनरल एंट्रीज पास करने का तरीका। जो भी इससे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसके द्वारा फिर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट मींस क्रेडिट बैलेंस था तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर लॉसेस है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बच्चे पूछते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों किया है जबकि प्रॉफिट थे। उस प्रॉफिट वाले बैलेंस को खत्म करके हमने किन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर यहाँ पे लॉसेस थे, डेबिट बैलेंस था, उसको खत्म किया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और वो जो लॉसेस थे वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि जो कुछ टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उसको मैं एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगा। ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। अब कुछ प्रैक्टिकल बताता हूं मैं जो इस चैप्टर में आ सकते हैं आपके, रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे सपोज आपको बैलेंस शीट गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट है ये जो आपको गिवन होगी, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। इस साइड आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे अपना। एक टू और बाय का कंसेप्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। जैसे यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 2 लाख रुपीस। एडजस्टमेंट में आपको गिवन है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज रिड्यूस्ड टू, नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग is reduced to rupees 1,50,000। 2 का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था आपको, 2 मीन्स तक, इतने तक इसकी वैल्यू डाउन की गई है। रिड्यूस टू मतलब पहले 2 लाख थी, अब 150 रह गई। इट मीन्स आपको अल्टीमेट लॉस कितने का हुआ, 50,000 का। तो यहां पे आप डालोगे टू लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट विल बी 50,000। सेकंड केस क्या है, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। यहां लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस, यहां पे बाय आ जाता रुपीज 1,50,000। अगर बाय आ जाता तो आप क्या करते, इट मीन बाय का मीनिंग होता है, मैंने उस दिन बताया था ट्रांसलेशन में, के द्वारा, कि इतने रुपए के द्वारा वो आपकी रिड्यूस हुई है, 150 का लॉस हो गया। तो यहां पे आपकी एंट्री आती है टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, ये एंट्री आती। एक ये कंसेप्ट आ सकता है आपको। एक कंसेप्ट वो बोल देते हैं कई बार अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन। देखिए यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग की जगह मैं स्टॉक कर लेता हूं, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू अंडर या ओवर हो सकती है कई बार। पहले अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का मीनिंग सुनिए।
अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग क्या है कि वैल्यू उसकी ज्यादा थी जो कि कम आंकी गई है। पहले वो वैल्यू हमने कम ले ली लेकिन वैल्यू क्या थी, वो असल में ज्यादा थी, जो अब हमें पता लग गई है और अब उसको ज्यादा ही कंसिडर करना है। तो जो पहले कम ली गई थी और अब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इट मींस ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अगर अंडर वैल्यूएशन दिया गया है कि पहले वैल्यू अंडर हुई है, अंडर कम मापी गई है, अब हमें ज्यादा करनी है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे अंडर वैल्यूएशन को बाय स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू अंडर हुई है। आपको यहां पे दिक्कत कब आती है, जब परसेंटेज में गिवन हो कि 10% कम मापी गई है। लाइक यहां पे लिख देंगे स्टॉक इज, पहले अंडर वैल्यूएशन समझा रहा हूं मैं, अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 10% कम मापी गई है। देखिए स्टॉक की वैल्यू अब कितनी दिखाई गई है बुक्स में, 1,80,000। ये किसी चीज का, किसी अमाउंट का 10% कम करने के बाद आया है। लॉजिक से देखिए, अगर स्टार्टिंग वाली अमाउंट x थी, इसका 10% कम करने के बाद, x का 10% मींस 10/100x, टोटल अमाउंट में से 10% x का कम करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बची है वो कितनी है, 1,80,000। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 90/100x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 100/90, दैट शुड बी 2 लाख। इट मींस कि x की जो असली वैल्यू है, जो हमने अब बुक्स में कंसीडर करनी है, वो 2 लाख रुपए कंसीडर करनी है, लेकिन पहले कितनी कंसीडर की हुई थी, 180। तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमें, 20,000 बाय स्टॉक 20,000। बच्चे यहां पे ज्यादातर मिस्टेक्स करते हैं कि इसी का 10% लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, किसी वैल्यू का 10% कम कर दिया गया गलती से। अब हमें वो वैल्यू पता ही नहीं है, तो इस वे से निकालना है। अगर इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं बताऊं आपको, शॉर्टकट ट्रिक सुन लीजिए, है इसी है, लेकिन बस दिमाग में बिठाने वाली बात है कि कोई चीज 100 रुपीज की थी, वो 10% कम लगा ली हमने, 100 का 10% 10 रुपीज, इट मींस उसकी वैल्यू अब हमने कितनी दिखा रखी है, 90 दिखाई कितनी हुई है, 90, लेकिन असली वैल्यू कितनी थी, 100। तो जो वैल्यू आपको गिवन है, यहां पे 180 गिवन है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। जो हमने अब वैल्यू मानी हुई है इमेजिनरी फिगर्स, इनको इमेजिनरी फिगर्स बोलते हैं, ध्यान दीजिए। ये आपको ओरिजिनल फिगर दी हुई है 180, इसकी अगर इमेजिनरी असली वैल्यू देखें तो कितनी थी, 100, लेकिन मानी कितनी गई है, 10% कम मानी गई है। इट मींस 100 में से 10% लेस किया, 90 मानी गई है, वो इसके पैरेलल है, उसको डिवाइड कर देंगे, आपको ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये आप किसी भी केस में लगा सकते हो कि 180 वैल्यू थी, जो अब है 10% कम करने के बाद, 100 ओरिजिनल थी, 100 में से 10% कम किया, इट मींस 90 के पैरेलल है। तो जो पैरेलल होती है वो डिवाइड कर देते हैं, जो हमें फाइंड आउट करनी होती है वो मल्टीप्लाई कर देती है। जिनको ये मेथड समझ में आ रहा है ये, अदरवाइज ये आपका प्रॉपर अलजेब्रिक इक्वेशन है जो बचपन से आप करते आ रहे हो। अंडर वैल्यूएशन का कंसेप्ट ये था। अब बताता हूं मैं आपको ओवर वैल्यूएशन। कई बार आपको कंसेप्ट ओवर वैल्यूएशन कहा जाता है, इसी केस में बता देता हूं, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। सेम केस है कि वैल्यू ओवर हुई है, इतनी वैल्यू नहीं थी असल में, हमने ज्यादा दिखाई हुई है, तो इस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। अंडर वैल्यूएशन में प्रॉफिट होता था, इस केस में हमें ओरिजिनल वैल्यू दोबारा दिखानी पड़ेगी, जो कि वैल्यू एक्स्ट्रा दिखाई गई है 20%। तो अगर ये एक्स्ट्रा दिखाई गई है, अब वैल्यू डिक्रीज होगी, इट मींस लॉस होगा। तो इस साइड में डेबिट साइड लिख रहा हूं, टू स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ ये। अब ओरिजिनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई चीज x थी, उसका 20% एक्स्ट्रा दिखाया गया, ठीक है। अगर मैं 100 के हिसाब से आपको करके दिखाऊं, कोई चीज 100 थी, उसमें 20% एक्स्ट्रा दिखा दिया, तो 120 बन गई, लेकिन असली वैल्यू कितनी है उसकी, 100 है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ओरिजिनल, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू उसके पैरेलल है उसको डिवाइड कर देते हैं।
जैसे इस केस में है 180, इमेजिनरी फिगर्स में वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो 100 के इक्वल है, और जो ये है वो किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। तो मैं 120 से डिवाइड कर देता हूं। इसको आप सॉल्व करोगे, द वैल्यू विल बी 1,50,000। इट मीन्स उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1,50,000 थी। तो आपको लॉस कितना हुआ, अब 180 जो पुरानी बुक्स में है, अब 150 है। इट मीन्स 30,000 आपको लॉस हो गया। तो आप यहां पे अमाउंट डालोगे 30,000। अगर इसी को आप एक्स की तरह से करो तो वो भी मैं बता रहा हूं आपको। अगर स्टार्टिंग में कोई चीज एक्स थी, उसका 20% एक्स्ट्रा ओवर वैल्यू होगी, मतलब इसको 20% और मान लिया गया, x प्लस 20/100x। ये मानने के बाद इसकी टोटल वैल्यू कितनी है आपको बुक में गिवन है, 1,80,000। सॉल्व कर लीजिए इसको, 120/100x इज इक्वल टू 1,80,000, x इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 100/120। योर आंसर विल बी 1,50,000। अब एक थी ये प्रॉब्लम्स जो कि मैंने पहले नहीं बताई लास्ट चैप्टर में, ये नई वाली प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इस चैप्टर में आने वाली है। अंडर वैल्यूएशन का कंसेप्ट या ओवर वैल्यूएशन का कंसेप्ट। सिंपल कंसेप्ट मैं नहीं बता रहा जिसमें सिंपली आपको वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज दी होगी। एक कंसेप्ट आपको दे देते हैं वो कि कई बार एडजस्टमेंट में गिवन होता है आपको कि डेटर्स राम a previous debtor of rupees 40,000 whose account was written off as bad debt paid us 35,000 in full settlement। स्टेटमेंट क्या है, रीड कर रहा हूं, अगर नहीं हैंड राइटिंग में क्लियर है। राम अ प्रीवियस डेटर, जो कि एक डेटर था, हम 40,000 रुपीज उससे लेने थे, जो कि हमने whose account was written off as bad debts, जिसको हम बैड डेट्स मान चुके थे पहले। पेड अस रुपीज 35,000 इन फुल सेटलमेंट। 35,000 उसने दे दिया हमें फुल सेटलमेंट में। यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि 40,000 लेने थे, 35,000 आया, 5,000 का लॉस दिखा दिया। ऐसा नहीं करना आपने। लॉस आप ऑलरेडी बुक्स में शो कर चुके हो। जब आपने बैड डेट्स किए थे तो आपने लॉस उस टाइम पे शो कर दिए थे। अब वो आपका डेटर नहीं है, वो आपके बैड डेट्स थे। अब जो आपको 35,000 मिल रहा है, ये आप सारे का सारा क्या है, आपका प्रॉफिट है। एंट्रीज देखिए इस केस में क्या रहेंगी, जब पैसा आया है, जब पैसा आ रहा है तो एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स नहीं आएगा ना, उसका नाम आएगा, ये बैड डेट रिकवर्ड हुए हैं। अमाउंट विल बी 35,000। और ये बैड डेट रिकवर्ड अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के जरिए हमें राइट ऑफ करना हो तो जो पहले क्रेडिट हुआ था इसको हम डेबिट कर देते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 35,000। ध्यान दीजिए, अगर पर्सन ने हमें पैसे दिए हैं जो कि पहले बैड डेट्स हो गए थे, तो पहले जो होना था वो हो चुका है। अब जितने रुपए दे रहा है वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जरिए यहां पे कंसीडर होंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप इसे दिखाओगे क्रेडिट साइड पे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, अमाउंट विल बी 35,000। एक और केस इसके बारे में बता देता हूं। कई बार जैसे सपोज यही है केस नंबर सेकंड, मैं इसी को बना रहा हूं। राम अ प्रीवियस डेटर ऑफ 40,000 whose account was written off as bad debts promised to pay us rupees 25,000। हमें वो 25,000 देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है।
आपको बुक्स में याद रखना है, जब पुराने बैड डेट्स ने हमें प्रॉमिस कर दिया कि वो पैसे देंगे, तो हम उसको दोबारा से क्या कंसीडर करेंगे, डेटर कंसीडर करेंगे। सो योर जर्नल एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन। अब नया डेटर बन गया, पहले पैसे लेने नहीं थे, बैड डेट्स हो चुके थे, उसने दोबारा प्रॉमिस किया, जितने से प्रॉमिस किया है, यहाँ पे 25,000 रुपए देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, तो ये 25,000 का हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। जर्नल एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन account. Amount will be 25,000. Amount will be 25,000. यहाँ पे कोई पैसा हमारे पास नहीं आया तो बैड डेट रिकवर्ड का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे सीधे उस क्या बने हैं, दोबारा से डेटर बने हैं हमारे, तो ये एसेट बन गई एक तरीके से, और ये बेनिफिट है हमारा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक लास्ट आपको टिपिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर में आती है, जो वो मैं बताता हूं प्रोविजन की, कि आपको यहां पे डेटर्स गिवन है, सपोज डेटर्स है आपको 1 लाख, लेस प्रोविजन गिवन है यहां पे 2,000, नेट अमाउंट यहां पे गिवन है आपको 98,000। अब यहां पे कुछ एडजस्टमेंट लिख रहा हूं मैं, आपको बुक में डेटर गिवन है, प्रोविजन गिवन है और नेट अमाउंट गिवन है 98,000। अगर यहां पे आपको बोल दें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो मोर रिक्वायर्ड, या फिर इसी की एक अलग वे से स्टेटमेंट दे देते हैं, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो मोर रिक्वायर्ड या फिर ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब जो पहले 2,000 रुपीज का हमने प्रोविजन बना हुआ था, लॉस था एक तरीके का ये, उसको अब बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो इससे हमारा क्या हुआ, फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। जर्नल एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्या रहेगा, इससे क्रेडिट रहेगा। अमाउंट विल बी 2,000। कई बार दे देते हैं वो परसेंटेज की फॉर्म में, जैसे सी में रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए ये क्रेडिट हुआ है, तो बाय प्रोविजन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस 2,000। परसेंटेज में दे देते हैं कि प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एट, provision is required at 5% on debtors। अब यहां पे देखिए प्रोविजन कितने परसेंट चाहिए, डेटर का 5%। डेटर आपके कितने हैं टोटल, 1 लाख। 1 लाख का 5% चाहिए, इट मींस कितना चाहिए आपको, 5,000 रुपीज। ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 2,000, और कितना बनाना पड़ेगा आपको, 3,000। देखिए 5% चाहिए, 1 लाख का 5% रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इज 5,000, ऑलरेडी मेड 2,000, नाउ टू बी मेड, नाउ रिक्वायर्ड 3,000 मोर। तो जो ये 3,000 रुपए का अब बनाना पड़ेगा, ये हमें क्या है, लॉस है। सो जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to provision for doubtful debt। ये है। कई बार ये कम भी हो जाता है, जैसे अगर सपोज पहले 5,000 बना होता, यहां पे 95,000 होता। ये नेक्स्ट केस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये सारे केस मैं करवा चुका हूं। अब यहां पे लिख दें वो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एट 2% ऑन डेटर्स। बना कितना हुआ है, 5,000 बना हुआ है, चाहिए कितना, जस्ट 2% चाहिए। 1 लाख का 2% 2,000। देखिए 1 लाख का 2% 2,000, ऑलरेडी मेड 5,000,
सो जो माइनस का 3000 आया, इट मीन्स हमें 3000 रुपए जो प्रोविजन बना हुआ था वो वापस लिखना अपनी बुक्स में। ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। जर्नल एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक लास्ट केस बता रहा हूं, जो मैंने अभी बैड डेट रिकवर्ड वाला पॉइंट बताया था उसके बाद आपको मैंने बताया कि प्रॉमिस कर देता है कोई बंदा कि आपके 40,000 देने थे, उसने प्रॉमिस कर दिया आपको 25,000 देने का। देखिए यहां पे सारा कुछ बाकी सेम रहेगा आपका, ये दोबारा लिख रहा हूं मैं सारा कुछ। लास्ट केस बता रहा हूं डेटर्स के रिगार्डिंग। यहां पे आपको 2000 दिए हुए हैं, यहां पे 98,000 नेट अमाउंट है। एडजस्टमेंट में दो एडजस्टमेंट गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है कि प्रोविजन इज रिक्वायर्ड 5% ऑन डेटर्स। नीचे एक और एडजस्टमेंट गिवन है कि राम whose account was written off as bad debt 40,000 and he promised us to pay 20,000। अब देखिए मैंने इसकी एंट्री आपको क्या बताई थी कि वो प्रॉमिस कर रहा है, तो वो हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। हमारी फर्म का एक नया डेटर बन गया राम। तो अब इस केस में जो जर्नल एंट्री हमने पास की थी वो थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे 20,000 की। अब देखिए टोटल डेटर्स कितने हो गए हमारे, 20,000 ये 1 लाख ये टोटल 120। आपको प्रोविजन कितना बनाना है, 5% बनाना है। 120 पे 5%, 1,20,000 into 5%, that will be 6,000। ऑलरेडी कितना पड़ा आपके पास, 2,000, तो 4,000 प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। इस प्रोविजन के लिए जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अमाउंट विल बी 4,000। यहां से जब आप पोस्टिंग करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा बाय डेटर्स, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है बाय टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर आप इकट्ठी डालना चाहते हो, कंबाइन भी डाल सकते हो। 16,000 का इफेक्ट वहां पे आपको नोट नंबर लिखना पड़ेगा और नीचे वो वर्किंग नोट में क्लियरली आपको दिखाना पड़ेगा। ये था डेटर्स का ट्रीटमेंट। अभी एक ट्रीटमेंट और बता रहा हूं मैं आपको। नीचे एक एडजस्टमेंट गिवन है जो कि मैंने गुडविल वाले चैप्टर में आपको करवाई थी। सपोज इस टाइम पे वो आपको बोल रहे हैं कि ये आपका ईयर 31 मार्च 2018, आपने एक मशीनरी खरीदी थी ऑन 1 अक्टूबर 2016 को। मशीनरी खरीदी थी 40,000 की, रॉन्गली डेबिटेड टू expenses and depreciation to be charged at the rate of 10% on WDV, written down value method। ये मैंने आपको गुडविल वाले चैप्टर में डिटेल में ट्रीटमेंट बताया था। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपको दियो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए 40,000 जो आपको रॉन्गली डेबिट हो गए थे, है क्या थी, ये आपकी एसेट थी, मशीनरी थी। तो जो रॉन्गली डेबिट हो गए थे वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर मैं यहाँ पे रफ में लिखूं 40,000 जो आपने खर्चे में दिखा दिया था वो तो आपका हो गया प्रॉफिट। लेकिन जो डेप्रिसिएशन दिखानी थी आपने वो कितने परसेंट दिखानी थी, 10%। तो अक्टूबर 2016 में खरीदी है, 31 मार्च 2018 तक 1.5 ईयर हो गया। पहले हाफ ईयर फिर फुल ईयर। हाफ ईयर की बनती है 40,000 का 10%, दैट विल बी 2,000। अब इसकी नेक्स्ट ईयर के लिए वैल्यू रहेगी 38,000 का 10% पूरा आ रहा आपका 3,800। अब ये डेप्रिसिएशन आपने लगानी थी जो नहीं लगाई गई, तो 40,000 प्रॉफिट है, जो डेप्रिसिएशन लगनी है आपकी टोटल 5,800।
ये आपका लॉस हो गया एक तरीके का। नेट प्रॉफिट कितनी आएगी 34,200। ये आप कहां पे पास करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, इससे क्रेडिट होगा बाय मशीनरी अकाउंट। वर्किंग नोट बनाओगे और वर्किंग नोट में ये दिखाओगे आप नीचे। तो ये था डिटेल ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट का। इसमें मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं। पहले आपको प्रीवियस कंसेप्ट ही बताया कि आपको यहाँ पे रिवाइज वैल्यू ही शो होंगी, जो वैल्यूज नहीं है वही वैल्यू शो करनी पड़ेंगी आपको। ओल्ड वैल्यूज के लिए नहीं बोला जाएगा इस चैप्टर में ज्यादातर। और रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज बताई हैं, स्पेसिमेन बताया, ये हम पीछे कर चुके हैं। जो नई बात इस चैप्टर में बताई है, इस टॉपिक में बताई है मैंने, अंडर वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, ओवर वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, टू और बाय वाली प्रॉब्लम हो गई आपकी, बैड डेट रिकवर्ड वाला पॉइंट हो गया, या बैड डेट ने प्रॉमिस किया है तो वो डेटर बन जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ट्रीटमेंट बताए हैं, या फिर ये वाला ट्रीटमेंट बताया। आई होप कि सभी ने ध्यान से देखेंगे इस लेक्चर को और सुनेंगे और समझेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। विद दिस थैंक यू, साइनिंग ऑफ।